थियरी में कुछ वर्क किए हैं, उन वर्क को एक बार आपको रिवाइज कराते हुए जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं, फिर आगे हम लोगों को जो वर्क करना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी यदि 2% जीरो गेम है तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि ये देखते कि उसका सैडल पॉइंट हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि सैडल पॉइंट मिल जाता है तो उसका सलूशन कैसे करते हैं ये हम लोग कर चुके हैं। फिर उसके बाद देखा गया कि यदि हमारा 2% जीरो गेम है, यानी दो ही प्लेयर हैं, लेकिन उसमें ये देखा गया यानी 2x2 का की ऑफ मैट्रिक्स हमारा जब मिलता है तो हम ये देखते थे कि यदि की उसका सैडल पॉइंट न मिले, तो जब सैडल पॉइंट न मिले तब उसमें देखा गया कि एक को हमने x1 x2 इस फार्म में लिया, दूसरे को y1 y2 के फार्म में लिया, x1 की वैल्यू निकाला, x2 की वैल्यू निकाला, y1 और y2 इन सब की वैल्यूज निकाली गई हैं। ये पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। लेकिन अब हमको ये करना है कि इसमें जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, इस मेथड में यदि की पॉइंट नहीं मिल रहा है, यानी सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो उसको हम देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने किया वो 2x2 का था, यानी उसमें 2% ही थे और उसके 2 रो थे और 2 कॉलम थे। इट मीन्स जो मैं बताना चाह रहा हूँ जो हम लोगों ने पीछे यूज किया है, तो अभी तक जो हम लोग सैडल पॉइंट न मिले तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसमें केवल यह A1 A2 ए का प्लेयर ए की ये दो स्ट्रेटजी हो और यह बी का B1 और B2 ये दो स्ट्रेटजी हो। ये हमारा A11 A12 A21 और A22 जब यही था और इसका सैडल पॉइंट जब नहीं मिलता था तब हम लोग क्या करते थे कि इसका x1 x2 यह स्ट्रेटजी लेते थे और इसका y1 और y2 ये स्ट्रेटजी लेते थे। तो x1 की वैल्यू निकालते थे, तो यह x1 की वैल्यू के लिए अब हम क्या करते थे कि जब पहले की वैल्यू तो दूसरे रो के लिए करते थे, इक्वल से ही सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी A22 माइनस A21 और अपान सम ऑफ इक्वल A11 और A22 सम और माइनस डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ये डिफरेंस जो 1 2 है और 2 1 है। तो ये वर्क हम लोग ये जो फार्मूला है उसी तरीके से x2 के लिए हम इसका यूज करते थे। x2 के लिए करेंगे दूसरे रो के लिए तो हम पहला रो करते हैं, तो पहले रो में A11 इक्वल से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो A11 माइनस A12 अपान डिनोमिनेटर वही ए इक्वल का सम माइनस डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ए डिफरेंस जो A12 है वो, तो ऐसे ही x1 x2 इसकी वैल्यू और सेम पैटर्न पे y1 और y2 ये वैल्यू हम निकालते थे। लेकिन यहाँ ये जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारा तभी यूज हो पाता है जबकि इसमें दो स्ट्रेटजी ए का हो और बी का भी दो, यानी 2x2 का ही की ऑफ मैट्रिक्स मिले। तो यदि 2x2 से ग्रेटर हो जाए तो उसके लिए फार्मूला नहीं। अब तो वैसे के लिए हम क्या करेंगे, तो आगे के जो मेथड हैं वो मेथड उसी के लिए है कि यदि हमारा 2x2 का जो मैट्रिक्स है वो 9 हो, उससे ग्रेटर का हो, तो हम करते क्या है कि जो 2x2 का मैट्रिक्स नहीं है उससे ग्रेटर का है, तो उस ग्रेटर वाले को हम 2x2 में रिड्यूस करते हैं। और ये ग्रेटर का है, जैसे सपोज कर ले हम 3x3 का है, 4x4 का है, 3x4 का है, जो भी है, यदि वो 2x2 से ग्रेटर का है और तब उसको हमको 2x2 में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे उसके रूल के लिए दो मेथड का यूज अभी हम लोगों को करना है। पहला तो है डोमिनेंस रूल और जो दूसरा है ऑडमेंस रूल। तो डोमिनेंस रूल ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑडमेंस रूल कभी कभी ऐसा पूछा जाता है लेकिन उसका हम लोग नियम समझेंगे। तो पहले डोमिनेंस रूल क्या है, तो जो डोमिनेंस रूल है या ऑडमेंस रूल है जो भी है उसमें जो ये मैट्रिक्स हमारा जब 2x2 से ग्रेटर रहेगा तो उसके हेल्प से हम इसको 2x2 में रिड्यूस करते हैं और जब 2x2 में रिड्यूस हो जाएगा
तो ये वर्क वैसे ही होगा जैसे अभी इसके लिए हमने किया है। तो अब एक कैसे हो, तो डोमिनेंस रूल है क्या? तो डोमिनेंस 3 रूल है, उन तीनों को ध्यान में रखेंगे। कि जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि यदि यह 3x3 का है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारा एक ये दिया गया है की ऑफ मैट्रिक्स जो 2x2 से ग्रेटर है। तो इसमें डोमिनेंस रूल का यूज करते हुए इसको 2x2 में हम रिड्यूस करते हैं। और वो डोमिनेंस रूल है क्या जिसके हेल्प से इसको 2x2 में रिड्यूस करना है? तो डोमिनेंस रूल में 3 रूल है। पहला रूल ये है कि यदि कोई रो हम देखें, 2 रो को एक साथ कंपेयर करें, यदि कोई ऐसा रो हो कि इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी दूसरे रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब इसका जो पहला है वो दूसरे रो के पहले के, यदि ये दूसरा है तो दूसरे रो के दूसरे के, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यानी कोई 2 रो ऐसा हो जाए, और भी पहला और दूसरा हो, इससे कोई इसमें जितने भी हैं कोई 2 रो ऐसा हो जाए जिस रो का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे रो के एलिमेंट से लेस और इक्वल हो। यदि हमारा यह रो ऐसा है कि सपोज कर ले कि इस रो के इस एलिमेंट से ए लेस है, इससे यह लेस है, यानी जो लेस हो रहा हो वो प्रत्येक उसका एलिमेंट लेस ही हो। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट इसका लेस हो जाए और इसका ये लेस हो जाए, ऐसा नहीं। कोई 2 रो ले, उसमें एक रो के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी ये पहला इस रो का है तो इसके भी पहले दूसरे रो के पहले कॉलम के एलिमेंट से ये एक का प्रत्येक एलिमेंट यदि दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग से लेस हो या इक्वल, लेस भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर नहीं होगा, तो इन दोनों में जो लेस हुआ जो एलिमेंट जिस रो का, वो रो ग्रेटर वाले से ए डिलीट हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। यानी इसमें कोई 2 रो ऐसा पा जाए कि जिसमें एक रो के प्रत्येक एलिमेंट उसी दूसरे रो के उसी कॉलम के एलिमेंट से, जैसे इसका पहला कॉलम का है तो दूसरा रो यदि हम कोई लिए तो इसके पहले कॉलम के एलिमेंट से ये एलिमेंट लेस हो या इक्वल। और ऐसा नहीं है कि यदि ए इससे लेस हो गया और ए इसके इक्वल हो गया तो चलेगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट एक लेस हो गया तो सब लेस हो, ऐसा जरूरी नहीं। प्रत्येक एलिमेंट या तो लेस रहे या इक्वल रहे। तो जो ग्रेटर वाला रो रहेगा, यानी यदि ये लेस हुआ तो किससे लेस हुआ, तो इससे लेस हुआ, तो जिससे लेस हो रहा है तो लेस वाला डिलीट, वो हमारा इससे हट जाएगा। और तब जो बचा यानी अगले में ये हट गया और यही 2 रह गया, इसका मतलब एक रो हमारा लेस हो गया। और हमको करना क्या, इसमें एक एक करके हमको उसको 2x2 में रिड्यूस करना है। तो एक डोमिनेंस रूल का ये है कि यदि कोई 2 रो ऐसा हो जिसमें एक रो के एलिमेंट दूसरे रो के उसी कॉलम के एलिमेंट से लेस या इक्वल हो, तो लेस वाला रो डिलीट हो जाता है और सिर्फ उसमें ग्रेटर वाला ही बच जाता है। ये डोमिनेंस रूल का एक पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, और कॉलम में हम देखते हैं कि ऐसा कोई 2 कॉलम, और ये आवश्यक नहीं कि ये क्रम से हो, कोई 2 कॉलम, ये कॉलम इसके साथ या ये कॉलम इसके साथ, कोई 2 कॉलम और एक कॉलम के एलिमेंट दूसरे कॉलम के एलिमेंट से फिर कंपेयर करें, तो यदि यह 2 लिए तो उसी रो से कंपेयर करेंगे, यानी इसका रो का एलिमेंट इस रो के एलिमेंट से एक लेस हो और एक ग्रेटर हो, लेस या इक्वल। जैसे मान लीजिए ए एलिमेंट इस एलिमेंट से ए लेस हो गया, ए हमारा इक्वल हो गया, ए लेस हो गया,
वो लेस आर इक्वल, दोनों में से कोई, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट लेस आ गया तो सबको लेस ही होना है। एक एलिमेंट लेस आ गया तो दूसरा हमारा लेस भी रहे इक्वल भी रहे, ग्रेटर ना हो। यानी एक एलिमेंट का जब लेस आर इक्वल आ रहा है तो उसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले से लेस आर इक्वल ही होने चाहिए। तो यदि ऐसा हो गया तो इसमें ग्रेटर वाला डिलीट हो जाता है और लेस वाला बचता है। दोनों में देखे फर्क है। रो वाले में, रो में जो रो ग्रेटर एलिमेंट रखता है वो बचता है और लेस वाला डिलीट होता है। और कॉलम में इसका अपोजिट है, लेस वाला बचेगा और कॉलम वाला डिलीट होगा, ग्रेटर वाला डिलीट होगा। तो ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है कि यदि कोई दो रो या कॉलम, यदि हमारा यह दो रो हुआ, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसके एलिमेंट से सपोज कर ले कि ये लेस आ गया, लेकिन इसके एलिमेंट से ग्रेटर आ गया। यानी कोई दो रो ऐसा नहीं हुआ जिससे दूसरे का प्रत्येक एलिमेंट लेस आर इक्वल ही हो। यदि ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए ए इससे लेस आ गया, ए इसके इक्वल आ गया और ये ग्रेटर हो गया, तब ये रूल नहीं चलेगा। तब हम देखते हैं कि यदि कोई रो या कोई कॉलम किसी एक के रिस्पेक्ट में प्रत्येक लेस आर इक्वल न हो पावे, तो उस स्थिति में डोमिनेंस का तीसरा रूल काम करता है। वो काम क्या है कि इनमें से कोई दो रो या कॉलम, जैसे हमारा ये दो रो है और इसमें किसी रो से इसका प्रत्येक एलिमेंट लेस आर इक्वल नहीं हो पा रहा, एक ग्रेटर हो गया, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसमें से कोई दो ऐसा है क्या जिसका एवरेज किसी एक रो, यदि हम रो का एवरेज लेंगे, जैसे इन दोनों का एवरेज लिया, यानी इसका सम किया हाफ कर लिया, इसका सम किया हाफ कर लिया, इसका सम किया हाफ कर लिया, तो जो ये एवरेज वाला आया, ये एवरेज वाला से जो ये एलिमेंट है ये हमारा लेस आर इक्वल हो जाए तो हमारा एवरेज वाला बचता है और जो सिंगल होता है वो हमारा डिलीट हो जाता है। ये हमारा रो के लिए भी है, कॉलम के लिए भी। यदि हमारा कोई दो रो अथवा दो कॉलम का एवरेज किसी रो या किसी कॉलम, जब एवरेज रो का लेंगे तो रो को देखेंगे, एवरेज कॉलम का देखेंगे तो कॉलम का लेंगे, तो जिसका एवरेज लिया वो एवरेज से कोई रो या कॉलम, जिसका भी एवरेज लिए, रो का एवरेज लिए, तो रो वाला कोई एक हमारा ऐसा रो है क्या कि जो इस एवरेज से लेस आर इक्वल आ जाए, तो अब एवरेज वाला बचेगा और जो सिंगल वाला है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। यदि इन दोनों का एवरेज लिया और इससे इसके जो एलिमेंट है लेस आर इक्वल आए, तो जो सिंगल है वो डिलीट होगा, एवरेज वाले दोनों बच जाएंगे। तो इन तीन रूल का यूज करते हुए हम रो को, कॉलम को डिलीट करते हैं, और ये डिलीट होते जब 2x2 का बच जाए तब तो उसको करने का वही मेथड है जो मेथड हमने यूज किया है। तो अब इस तरह का एक प्रॉब्लम लेके हम करते हैं तो शायद बात और क्लियर हो। एक प्रॉब्लम, अभी हमारा की ऑफ मैट्रिक्स है और इस की ऑफ मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि ये 2x2 का नहीं है, ये हमारा 4x4 का आ गया। तब डोमिनेंस रूल का यूज करते हुए इसको हमको सॉल्व करना है। तो डोमिनेंस रूल कोई अतिरिक्त रूल नहीं दे देता है, ये जब 2x2 से ग्रेटर रहता है तो उसको 2x2 में रिड्यूस करने का रूल देता है, और जब 2x2 में रिड्यूस हो जाता है तब उसको हम सॉल्व करना मालूम है। एक तो सैडल पॉइंट यदि मिल गया तो उसका रूल अलग है, और सैडल पॉइंट नहीं मिला तो उसका जो रूल है वो अलग है। वो दोनों रूल हम लोग कर चुके हैं, उसका यूज कर लेते हैं। अब आप देखें, इसमें चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? पहले रो वाले को सपोज किए कि हम स्टार्ट किए, तो यह 3 है और ये 3 है, इससे एक ग्रेटर है, ए इक्वल है, ए इक्वल है, इससे एक ग्रेटर हो गया। तो फिर देखें, इससे जब ग्रेटर हो गया तो इससे भी एक ग्रेटर रहता चाहे इक्वल रहता,
तब इस रूल को हम करते हैं। लेकिन देखें कि इससे एक ग्रेटर हो गया और अगले से इससे लेस आ गया, इसका मतलब अब इन दो रो को नहीं देखना है, ये डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर आप देखें इससे 3 है और ये 4 है, इससे 1 ग्रेटर है और 2 से इक्वल है। तो देखिए इससे ये ग्रेटर और इसके ये इक्वल चलेगा। फिर ये 4 से 4 इक्वल, 0 से 0 इक्वल। इट मीन्स ये जो दो रो हुए, ये दो रो, इस रो का प्रत्येक एलिमेंट, ये जो रो 1 है, पहले रो का जो प्रत्येक एलिमेंट हो तीसरे रो के प्रत्येक एलिमेंट से या तो लेस है नहीं तो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। अब ये पहले इस रो का पहले कॉलम का देखेंगे तो इसके भी पहले कॉलम के यानी सेम कॉलम को देखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको इससे नहीं देखेंगे। तब हमने देखा कि यह जो 3 है 4 से लेस, इसका 2 है इस 2 के इक्वल, इसका 4 है 4 के इक्वल, इसका 0 है 0 के इक्वल, यानी इसका कोई इस रो का कोई एलिमेंट इस तीसरे रो के एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है। तब हमारा क्या होगा कि इस रो में और यानी रो 1 फर्स्ट रो में और थर्ड रो में ग्रेटर जो होगा वो बचेगा, लेस वाला डिलीट होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये तो सब इक्वल है लेकिन 3 से 4 एक एलिमेंट ग्रेटर हो गया, इसका मतलब ये बचेगा और ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बच गया? अब इसके सॉल्यूशन में यहाँ R1 इज लेस आर इक्वल टू R3। ये जो R1 है वो हमारा R3 से लेस आर इक्वल, यही है, एक एलिमेंट लेस हुआ और शेष हमारा इक्वल है। तब जो लेस वाला होता है वही डिलीट होता है। तो डोमिनेंस फर्स्ट रूल बाई डोमिनेंस फर्स्ट रूल R1 इज R1 को हम डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट किया तो क्या बचा? अब देखिए A1 वाला समाप्त हुआ, तब हम लिखेंगे प्लेयर, यह A, अब A1 समाप्त हुआ है तो यहाँ से A2, A3, A4 जो समाप्त हो गया उसको छोड़ देंगे और यह B1, B2, B3, B4, तब जो डिलीट हो गया उसको हमने छोड़ दिया। तो 3, 4, 3, 4, 2 और 4, फिर यहाँ से 4, 2, 4, 0, 0, 4, 0, 8। अब हमारा यह मैट्रिक्स आ गया। तब अब हमने देखा कि जो 4 क्रॉस 4 का था अब 3 क्रॉस 4 का हो गया। और फिर अब हम कॉलम पर देखें कि ये कोई कॉलम ऐसा है क्या जो किसी के लेस आर इक्वल में आ रहा है। तब आप देखें एक एक करके चेक करेंगे हम। तो 3 से ये 4 ग्रेटर, लेकिन फिर देखें 4 से ये 2 लेस हो गया, इसका मतलब इस कॉलम का कंपैरिजन समाप्त। ए इस एलिमेंट से ग्रेटर हुआ तो इससे ये ग्रेटर और इक्वल ही होना चाहिए, लेकिन हम देखें कि इससे ग्रेटर हो गया, इससे ये लेस आ गया, तब हमारा इन दोनों का कंपैरिजन समाप्त। अब आप देखें 3 से 2 लेस, ये 4 से 4 इक्वल, 0 से 0 इक्वल, तो इक्वल चलेगा। यानी इस कॉलम का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस कॉलम के किसी एलिमेंट से लेस हो। इस कॉलम का कोई एलिमेंट इसके किसी से लेस नहीं है, ग्रेटर और इक्वल है। तब हम जानते हैं कि कॉलम वाले में लेस वाला बचता है, ग्रेटर वाला समाप्त होता है। तब हम यहां देखेंगे ए कॉलम B1
इज ग्रेटर आर इक्वल टू B3। ये जो B1 है और जो B3 है, इसके प्रत्येक एलिमेंट से एक ग्रेटर हो गया, शेष हमारा इक्वल हो गया। तो कॉलम है तो कॉलम में लेस वाला बचता है और ग्रेटर वाला डिलीट होता है। तो बाई डोमिनेंस सेकेंड रूल B1 कॉलम फर्स्ट इज डिलीटेड। ये हमारा कॉलम फर्स्ट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। तब ये जब डिलीट हो गया तब देखें अब ये 3x3 में बच गया, और ऐसे ही हम लेस करते जाते हैं। तब आप देखें आगे का तब हमारा बचा प्लेयर ए। तो A1 A2 A3 A1 A2 A3 और B1 डिलीट हो चुका है। तो B2 B3 B4 ऐसा है। तब हमको 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 0 2 4 0 4 0 8 4 0 8 ऐसा है। अब देखें 4x4 से डोमिनेंस का यूज हमने किया, तो अब ये 3x3 में रिप्लेस हो गया। रिप्लेस करते हुए इसको हमको 2x2 तक पहुंचना है, क्योंकि उस 2x2 का ही हमारे पास रूल है। तब आप देखें यहाँ ये 4 है, इससे इसका या पहले रो को यदि आप देखते हैं तो 4 है, तो इससे ये लेस, फिर इससे ग्रेटर, इसका मतलब इन दोनों को नहीं देखना। फिर इसमें देखें 4 से 4 इक्वल, 2 से ए लेस, लेकिन फिर इससे ग्रेटर हो गया। तो भी एक एलिमेंट हमारा ऐसा आया, इससे ये इन दो रो को ले तो इसके ये इक्वल, इससे ए लेस। तो जब ये लेस हुआ तो हर एलिमेंट इसका लेस आर इक्वल ही होना चाहिए, लेकिन अगला देख रहे हैं कि इससे ग्रेटर आ गया। इसका मतलब इस रो में कोई दो रो ऐसे नहीं हो रहे हैं जिसमें कि प्रत्येक जो है वो दूसरे से लेस आर इक्वल ही हो। तब हम डोमिनेंस फर्स्ट रूल को यूज नहीं कर पाएंगे। तब हम सेकंड वाले को यदि देखें, सेकंड वाले को, तो जैसे यह 4 से एलएस 2, 4 से एलएस, तो ये 2 से ग्रेटर हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू भी हमारा इस कॉलम और इस कॉलम में नहीं हो पाएगा। फिर देखें ये 4 से 4 इक्वल, 2 से ये 0 लेस, लेकिन फिर 4 से ये ग्रेटर हो गया। इसका मतलब अब रो में और कॉलम में दोनों में हमने देखा डोमिनेंस रूल यूजफुल नहीं है। तब अब एवरेज वाले पे जाएंगे। जब ये नहीं होगा तब हम एवरेज पे जाएंगे। तो एवरेज में क्या है, ये 4 2 4 ये हमने लिया। इन दोनों का यदि एवरेज लें या ये देखें, इसका एवरेज लेंगे तो 2 4 6 तो 3 हुआ, ये 3 और यहाँ से 2, तो 3 इससे लेस, 2 इक्वल, ये इक्वल तो हो जाए। अब हम देखेंगे कि ये जो एवरेज है, ये 4 और 2 और 4, तो इसका एवरेज किया तो ये आ गया हमको 3 समझने के लिए। 4 और 0 इसका एवरेज लिया तो ये हमारा 2, और 0 और 8 इसका एवरेज लिया तो 4। अब आप देखें जो ये एवरेज हुआ तो ये 4 से यह जो एलिमेंट है लेस है, इसके ये इक्वल है और इसके भी इक्वल है,
तो इसका मतलब जो एवरेज वाला है वो बचेगा और जो सिंगल वाला होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तब अब हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ R2 and R3 is less or equal to corresponding element of रो 1 फर्स्ट रो से, तो एवरेज वाला ही बचेगा। देयरफॉर वी हैव, अब देखें ये प्लेयर ए, तो E1 ये हम लोग यहाँ गलत लिखे हैं, A1 रिप्लेस हुआ था A2 और यह A3 और यह A4, पहला रो रिप्लेस हुआ था। तो जो बचा वो जिस क्रम में है, जो नाम है वही देंगे। तो A2 A3 A4, और उसमें B1 ही रिप्लेस हुआ था, तो देखा B1 नहीं लिखा गया, B2 B3 B4 ऐसा लिखा गया। अब हमारा यहाँ से A2 भी रिप्लेस हो गया, क्योंकि इसका जो एवरेज है वो इससे लेस आर इक्वल है, तो हमारा एवरेज जिसका है वो बचेगा। सिंगल वाला रिप्लेस होता है, तो ये 4 to 4 ये रिप्लेस हो गया। तब हमारा बचा A3 A4 ये आया, और यह B2 B3 B4। तब हमको 2 4 0 और 4 0 8 यही बच जाएगा, यही बच जाएगा। अब फिर अभी हमारा 2 क्रॉस 2 का नहीं है, तो ये 2 क्रॉस 3 का है, तो एक को और हमको हटाना पड़ेगा। अब आप देखें इन दोनों का, जैसे एक कॉलम को हटाना है तो अब कॉलम पर ही डिस्कस करेंगे। तो कॉलम पर डिस्कस करेंगे तो ये 2 से ये ग्रेटर, लेकिन 4 से लेस हो गया, इसलिए डोमिनेंट सेकेंड रूल यूज नहीं हुआ। ये 2 से ए लेस और 4 से ए ग्रेटर, ये भी नहीं हुआ। 4 से ए लेस और 0 से ए ग्रेटर, इसका मतलब डोमिनेंट सेकेंड रूल यूज नहीं है कोई दो कॉलम में। तब जब उसके बाद एवरेज बचता है, तब यदि 4 और 0 इसका एवरेज ले तो 2, और 0 और 8 इसका एवरेज ले तो 4, तो हमारा ये जो फर्स्ट कॉलम है उस कॉलम के प्रत्येक के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो रहा है, तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन एक जो लेस हो गया तो उसमें ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो हमने अब इन दोनों का एवरेज लिया, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे तो ये हमारा 2 आया, ये हमारा 4 आ गया। तो ये एवरेज वाला यानी ये जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो गया तो जो सिंगल वाला है वो हमारा डिलीट होगा, और तब जो बचा वो हमारा 2 क्रॉस 2 का। ये आपको समझने के लिए इस एवरेज पे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको समझने के लिए, ये लिखना नहीं है, ये आपको एक समझने के लिए कि इसी से कंपेयर करेंगे। ये आपका एवरेज इन दोनों का लिया गया है, अब इससे इसको कंपेयर करेंगे। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट से इसका प्रत्येक एलिमेंट लेस आर इक्वल है, तो ये रिप्लेस हो गया, और जिन दो का एवरेज है वो बच गया। अब हम कॉलम को एक को रिप्लेस करना है 2 क्रॉस 2 के लिए, तब हमने देखा कि डोमिनेंट सेकेंड रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। तब थर्ड रूल में अब हमने इन दोनों का जब एवरेज लिया तो ये एवरेज जो ये बचा है इसके प्रत्येक के यानी ये लेस आर इक्वल होना चाहिए। तो इससे एवरेज से लेस नहीं है, इक्वल है, लेस आर ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यू हमारा आ गया। तो इस तरह से अब ये डिलीट हो जाएगा और सिर्फ जिसका एवरेज है वो बच जाएगा। तो फिर आप देखेंगे एवरेज
of B3 and B4 is equal to B2, therefore B2 is deleted। B2 जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। तब जब डिलीट हो गया तब हमारा क्या बचा, तो यहाँ से यह प्लेयर ए, तो इसमें A3 A4 A3 A4, अब इसमें B2 रिप्लेस हुआ है तो यह B3 और B4, तो A3 का फिर 4 0 ये एवरेज नहीं लिखते हैं, ये किन दो का एवरेज है उन दोनों को रखते हैं, तो 4 0 0 8। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 2 का हो गया, तो जब 2 क्रॉस 2 का हो गया तो उसके लिए दो मेथड हमारे पास है। एक तो सैडल पॉइंट मिले तो उसका रूल अलग है, और सैडल पॉइंट न मिले तो उसका रूल अलग है। तो सैडल पॉइंट को तो पहले चेक करते हैं, क्योंकि वो किस रूल को यूज करेंगे, सैडल वाला या नॉन सैडल वाला। तो अब हम देखेंगे कि सैडल पॉइंट के लिए इसका मिनिमम, तो इसका जो मिनिमम है वो 0 है, तो इसको आपने सर्किल पे लिया, तो इसका मिनिमम यानी यह मिनिमम रो तो यह 0, और इसका फिर यह मिनिमम तो यह 0, इसका मैक्सिमम 4 और इसका मैक्सिमम 8, तो इसका मैक्सिमम 4 और इसका मैक्सिमम 8, ये हो गया। अब हम करते क्या है, एक तो देखते हैं कि सर्किल और स्क्वायर दोनों एक किसी एलिमेंट के साथ नहीं है, और उसी को समझने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि रो में जो मिनिमम हो उसका मैक्सिमम, यानी रो में जो मिनिमम है उसका मैक्सिमम, वही हमारा मैक्स मिनिमम का, ये मिनिमम लिखा गया है रो का, तो इसका मैक्सिमम यानी वो दोनों इक्वल ही है तो ये 0, और जो मैक्सिमम है उसका मिनिमम तो ये मिनिमैक्स, तो ये वैल्यू जो मैक्सिमम है उसका मिनिमम 4। अब हम ये देख रहे हैं कि मैक्सिमिन और मिनिमैक्स दोनों इक्वल नहीं, तो जब इक्वल आ जाता तब हमारा वही सैडल पॉइंट हो जाता, लेकिन जब वो इक्वल नहीं है तो हमारा सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो दिस इम्प्लाई मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, that is saddle point is not obtained, that is no saddle point। अब सैडल पॉइंट नहीं मिला, तो जब सैडल पॉइंट नहीं मिला तब आपको इसके स्ट्रेटजी को x1 x2 ले लेंगे, और फिर b के y1 और y2 लेंगे। ये जो रूल हम लोगों ने पीछे अडॉप्ट किया है उसी का यूज, इसीलिए उसका यूज जो पीछे हम लोगों ने किया है उसका यूज आगे पड़ेगा। इसीलिए दो प्रॉब्लम को हमने, एक प्रॉब्लम को बता के फिर हम डोमिनेंस पे आ गए, क्योंकि यहाँ भी उस रूल का यूज है। तो यहाँ भी वो सेकंड जो इसके पहले वाला जो वीडियो में हम लोगों ने किया है, तो इसका सैडल पॉइंट नहीं है, तो सैडल पॉइंट नहीं है तो सपोज कर लेंगे कि A3 A4 का जो बचा है उसी को लिखेंगे। तो लेट x1 x2 एंड y1 y2 be strategies of A and B respectively। A और B का
जो स्ट्रेटजी हुआ वो हमने x1 x2 ये ले लिया, ये पहले भी हम करते रहे। और इसमें देखें जो x1 x2 है वो x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये प्रोबेबिलिटी है, और जितनी भी प्रोबेबिलिटी उन सबका सम 1 आता है। तो हमारा x1 प्लस x2 ये भी 1 देगा, y1 प्लस y2 ये 1 देगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो x1 आपने निकाला और उसमें से 1 से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी x2 निकल आएगा। तो अभी आप चेक करके इस चीज को देखेंगे। तो जैसे x1, तो x1 की जब वैल्यू निकालते हैं तो यही है, x रो के लिए होता है, तो पहले रो को आप सेकेंड रो से निकालेंगे। तो सेकेंड रो में यह A21 है और यह A22 है, तो 22 इक्वल है, उससे सब्ट्रैक्ट होता है। तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 और अपान सम ऑफ इक्वल, तो A11 यह इक्वल और A22 ये इक्वल, तो 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 माइनस 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो यह आया 8/12, यानी ये आ गया 2/3, x1 आ गया। अब जरा x2 निकालें, तो x2 निकालेंगे तो x2 जब निकालना है तो x1 से निकालेंगे, तो 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 और डिनोमिनेटर तो वही आएगा, तो आपका 12 यानी 1/3 ये आएगा। अब देखिए अभी जो चर्चा हमने किया था कि x1 निकल आवे तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी मिल जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 आपका 1/3 ये आ गया। फिर वैसे y1 निकालेंगे, y1, तो यह y1, तो y1 निकालेंगे तो ये पहला कॉलम है तो दूसरे कॉलम से निकलेगा, तो दूसरे कॉलम से इक्वल वाले से, ये पहला कॉलम है तो दूसरे कॉलम से तो इक्वल, 8 to 2 ये है तो 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 और डिनोमिनेटर आपका वही आएगा 12। इट मीन्स 2/3। अब यह y2, तो y2 के लिए ये आपका y1 से निकलेगा, इक्वल से सब्ट्रैक्ट, A1 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, डिनोमिनेटर वही है तो ये 1/3। ये देखें y1 की वैल्यू 2/3 है, 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी y2 निकल आएगी। तो इस तरह से x1 x2 ये दोनों स्ट्रेटजी ए के लिए ले लिया गया और y1 y2 ये स्ट्रेटजी हमने b के लिए ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए v की वैल्यू निकालेंगे, v द वैल्यू ऑफ गेम, v इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गेम को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v ये हमारा प्रोडक्ट, ए इक्वल का प्रोडक्ट, तो 4 × 8 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट, तब यह 0 और अपन डिनोमिनेटर तो वही आपका जो यहाँ आया है 12, तो इट मीन्स ये 32 और या वैसे क्या प्रोडक्ट करेंगे, यहीं से आप A4 से 12 3 टाइम्स 8/3, 8/3 ये आ गया, ठीक है। ये तो 8/3 इस गेम की वैल्यू हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ लास्ट स्टेप पे रिजल्ट को लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो आपने x1 x2 जो लिया है तो जो बचा है उसके लिए x1 x2 लिया है, तो A3 की का जो स्ट्रेटजी हुआ वो आपका ये x1 है 2/3, ये 2/3 और ये 4 का है 1/3, लेकिन इसमें आपका और भी है, ये 1 है ये 2 है, तो जो नहीं है उसको 0 लिखेंगे। तब हम लिखेंगे देयरफॉर स्ट्रेटजी ऑफ ए इज 0, और किसकी जगह पर 0 लिखेंगे, तो A1 A2 नहीं है तो 0 0, A3 का x1 लिया गया तो 2/3 और 1/3, ये हमारा स्ट्रेटजी हुआ ए का।
of and strategy of B is, अब देखें इसमें B1 B2 नहीं है, तो B1 B2 नहीं है तो B3 का Y1 2/3, तो जो नहीं है B1 B2 नहीं है उसकी जगह 0, तो यह 0 0 और 2/3 Y1 और Y2 का 1/3, ये B का स्ट्रेटजी हो गया। और वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए, जो आता है B वही आपका A का है और B का उतना ही लॉस वो निगेटिव का होगा। तो वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम फॉर द प्लेयर A इज इक्वल टू क्या आया B की वैल्यू 8/3 एंड वैल्यू ऑफ गेम फॉर द प्लेयर B इज इक्वल टू -8/3, यही हमारा -8/3 में। इस तरह से हम लोगों ने एक प्रॉब्लम वो किया जिसका की ऑफ मैट्रिक्स 2x2 का नहीं था। तो जब 2x2 का नहीं था तो फिर उसको 2x2 में रिप्लेस किया गया, और रिप्लेस कैसे किया गया, डोमिनेंस के 3 रूल का यूज करते हुए, और तब ये क्वेश्चन हमारा एक कंप्लीट सॉल्व। अब एक दूसरा मेथड हम लोग यूज करेंगे, इसमें अर्थमेटिक मेथड या उसी को ऑडमेंट्स रूल भी कहा जाता है। तो ऑडमेंट्स रूल में ये है कि जब वो मैट्रिक्स जो की ऑफ मैट्रिक्स है वो 2x2 का रहे तभी इसका यूज हो पाएगा। उससे ग्रेटर का डोमिनेंस से जैसे 2x2 में हम रिप्लेस करते हैं तो इसमें 2x2 इसके द्वारा रिप्लेस नहीं हो पाएगा, 2x2 रहेगा तभी इसका यूज होगा। और 2x2 का रहे तो ऑडमेंट्स यदि कहे ना तो उसका मेथड हमारे पास है, क्योंकि देखेंगे कि सैडल पॉइंट है या नहीं है, होगा तो उसका भी रूल है, और यदि सैडल पॉइंट ना हो तो उसका भी रूल है। लेकिन जब इसमें ऑडमेंट्स कह देगा तब हम जो अब तक रूल यूज करते रहे उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब ये प्रॉब्लम है जिसमें हमको ऑडमेंट्स का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और वो रूल क्या है उसके द्वारा कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को मेथड को एक बार हम बता रहे हैं, फिर प्रॉब्लम को उसी के हेल्प से सॉल्व करेंगे। यदि ये ऑडमेंट्स रूल कहे ना तब इसका यूज आप करें, उसके लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जब इसका कह देगा, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड हम लोग यूज कर चुके हैं। अब इसमें आप देखें क्या करेंगे, जब 2x2 का रहेगा तो एक तो ये इसमें 2x2 का है और इसमें सैडल पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका मिनिमम 1 और इसका मिनिमम 3 और इसका मैक्सिमम 5। तो देखो 3 इसमें है, अब 5 पे डिफरेंट आ गया, और इसका मिनिमम 1 था रो में, और कॉलम में तो कोई ऐसा नहीं है जो सर्किल और स्क्वायर दोनों से इंक्लूड हो, तो हमारा इसका सैडल पॉइंट नहीं है। अब सैडल पॉइंट नहीं है तो इसका तो हमको x1 x2 ले लें, y1 y2 ले लें, तो ये तो प्रक्रिया हमको मालूम है। अब ऑडमेंट्स रूल का यूज करना होगा तो क्या करेंगे, तब आप क्या करें कि जो फर्स्ट रो है, मेथड आप समझिए, प्रॉब्लम भी हो जाए मेथड भी जाए। फर्स्ट रो का डिफरेंस लें और डिफरेंस में एक कि ग्रेटर से लेस को सब्ट्रैक्ट करें। अब हम इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट रो का डिफरेंस जो है वो सेकंड रो के आगे लिखें, तो 5 - 1 4 होगा, तो ये 5 - 1 4 ये लिखेंगे फर्स्ट रो का डिफरेंस सेकंड रो के आगे, और सेकंड रो का डिफरेंस फर्स्ट के आगे। तो यानी अब ये 3 - 5 नहीं, ग्रेटर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 3 = 1, ऐसा किया।
और तब हम क्या करें, इसी का प्रोबेबिलिटी अब इसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में 1a है 4a है, तो 1:4 है। इसका मतलब इसका 1:4, तो टोटल ऐड करेंगे तो 5, इट मीन्स ये 1/5 और ये हमारा 4/5, ये दोनों का प्रोबेबिलिटी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कॉलम में पहले के कॉलम को डिफरेंस को सेकंड कॉलम के नीचे और सेकंड कॉलम के डिफरेंस को फर्स्ट कॉलम के, तो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस यानी ये 5 - 3 = 2 और 4 - 1 = 3। यानी हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का डिफरेंस सेकंड रो के आगे और सेकंड रो का डिफरेंस फर्स्ट के आगे, और तब दोनों की प्रोबेबिलिटी। यही वर्क कॉलम के लिए फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस सेकंड के आगे और सेकंड का डिफरेंस फर्स्ट के आगे। सब्ट्रैक्ट करते समय हमेशा ग्रेटर से लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमारा 3:2 है, तो 3 + 2 5, तो ये आया 3/5 और ये आया 2/5, ये हमने निकाल लिया। तो अभी हमने क्या किया कि दोनों के डिफरेंस को रो का भी और कॉलम का भी निकाला, लेकिन इंटरचेंज करके लिखा। फर्स्ट का निकालेंगे तो सेकंड के नीचे, सेकंड का निकालेंगे तो फर्स्ट के, और तब दोनों की प्रोबेबिलिटी ये निकाल लें। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग एज ऑडमेंट्स, अब हम ए का ऑडमेंट्स का यूज करते हुए गेम की वैल्यू निकालते हैं और बी का भी यूज करते हुए गेम की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखें जब ए के लिए हम करेंगे, ए के लिए, तब हम क्या करेंगे कि जब ए के लिए हमारा प्लेयर ए का है, तब हम बी की देखेंगे कि ये दो स्ट्रेटजी B1 और B2 है। तो जब ए के लिए यूज करेंगे तो जब B1 के लिए B1 को हम चूज करेंगे, यानी ए के लिए दो स्ट्रेटजी B1 और B2, तो जो एक का ऑडमेंट्स यूज करेंगे तो जो B1 और B2 होगा, तो B1 को यदि चूज करेंगे तब इस गेम की वैल्यू निकालते हैं। ये जो B1 का यह एलिमेंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 5 × 1/5 और 3 × 4/5, ये जो सम आएगा प्रोडक्ट का, वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम होगा। तो यहां से इफ फॉर ए वी चूज strategy B1, then value of game V = जब इसका B1 लेंगे तो भी हम निकालेंगे, तो B1 का तो 5 × 1/5 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले का पहले प्रोबेबिलिटी, और +3 इंटू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4/5। तब इसको कैलकुलेट किया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया 1, और प्लस 12/5, तो ये 17/5 ऐसा आ गया। अब हम इसी में B2 का यूज करें, अभी तो हमने चूज किया B1 को, तब ये वैल्यू ऑफ गेम आए। अब हम B2 को यूज करेंगे, तो इफ वी चूज स्ट्रेटजी B2, then the value of game V = अब जब इसको चूज करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी 1 × 1/5 प्लस
4 इंटू 4/5 कॉरेस्पॉन्डिंग से B1 किया तो B1 के कॉरेस्पॉन्डिंग से प्रोडक्ट सा, B2 को लिए तो B2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 इंटू 1/5, 4 इंटू 4/5, 4 इंटू 4/5, तब हमने देखा ये 1/5 और ये 16/5, तो 17/5 ये आ गया। अब जैसे हम लोगों ने ए के लिए वर्क किया है उसके लिए अब हम बी को करेंगे, तो जब बी के लिए लेंगे तब उसके लिए दो स्ट्रेटजी, एक का A1 और फिर A2, इन दोनों के लिए निकालेंगे। तो अब जब निकालेंगे तो देखें इसका क्या आ रहा है। और बी ऑडमेंट्स, और बी को हम लेंगे, तो जब बी को लेंगे तो उसके लिए ए की दो स्ट्रेटजी है, एक A1 है और एक A2 है। इफ वी चूज स्ट्रेटजी A1, then the value of game V इज इक्वल टू, अब जब इसको लेंगे A1 को तो इसका करस्पॉन्डिंग जो आपका प्रोबेबिलिटी है तो उससे, तो A1 को लिए तो 5 इंटू 3/5, तो 5 इंटू 3/5 और यह 1 इंटू 2/5 प्लस 1 इंटू 2/5। A1 लेंगे तो A1 को करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट का सम, तो ये आया, देखें क्या आया, 5 से 5 कैंसिल और ये 2/5, तो यानी यह 3 प्लस 2/5, तो ये 17/5, 17/5। अब यदि हम A2 स्ट्रेटजी को लें, इफ वी चूज स्ट्रेटजी A2, then the value of game V इज इक्वल टू, अब देखें इसको A2 को लेंगे तो A2 के करस्पॉन्डिंग, तो 3 इंटू 3/5, 3 इंटू 3/5 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3/5 और 4 इंटू 2/5, 4 इंटू 2/5, जो लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी, तो A2 को चूज किया है तो 3 इंटू 3/5 अब 4 इंटू 2/5। अब आप देखेंगे तो ये 9/5 और प्लस ये 8/5, 8/5, तो ये 17/5। अब हमने देखा कि इसमें जब ए के ऑडमेंट्स को हम लोग यूज किए और B1 स्ट्रेटजी लिया, B2 स्ट्रेटजी लिया, या जब बी के लिए ऑडमेंट्स यूज हम कर रहे हैं तो A1 स्ट्रेटजी लिया और A2, सब में गेम की वैल्यू सेम आया और हमारा 17/5। तो जब वैल्यू सबके लिए सेम आ जाए तो वही गेम की वैल्यू जो आया जैसे 70/5, तो वो हमारा ए के लिए वही रहेगा और बी के लिए उसी का माइनस ले लेते हैं। और तब हमारा स्ट्रेटजी क्या हुआ, ये तो वैल्यू ऑफ गेम हो गया। स्ट्रेटजी जो हमारा ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए की स्ट्रेटजी, और जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो बी की स्ट्रेटजी, ये हमारा हो गया। तो स्ट्रेटजी फॉर ए इज 1/5, 4/5, ए की स्ट्रेटजी हुआ, ए की स्ट्रेटजी जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, और बी की स्ट्रेटजी 3/5, 2/5, और वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए 17/5 और वैल्यू ऑफ गेम फॉर बी -17/5। तो ये ऑडमेंट्स रूल का यूज करते हुए ऐसा हम कर लेते हैं। अब इसी को हम लिख रहे हैं, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे, स्ट्रेटजी
फॉर ए इज 1/5 4/5 strategy for B is 3/5 2/5। इनकी प्रोबेबिलिटी ये स्ट्रेटजी है, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी ये है। द वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए is equal to 17/5 and the value of game for B is equal to -17/5। ए के लिए ये हो गया और बी के लिए ऐसा हो गया, बी के लिए वही निगेटिव में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑडमेंट्स रूल इसका यूज तभी कर पाते हैं जब हमारा 2x2 का हो, तो उसके हेल्प से कैसे करेंगे इस वर्क को हम लोगों ने इस मेथड से समझा। अदरवाइज इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड हम लोग का पीछे आ चुका है।